ये जो धागा आप देख रहे हो 40 साल से यहाँ पर कई मरीज दूर दूर से आते हैं और धागे के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है कि पाइल्स और फिस्टुला, बगंदर जैसे कई अनेक रोग यहाँ पर डॉक्टर साहब ये धागे से ही ठीक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे पेशेंट्स यहाँ पर हैं जो ठीक हुए हैं और ये बताते हैं डॉक्टर साहब कि ये 40 साल से इस धागे से इलाज कर रहे हैं और इसमें बहुत गंभीर बीमारी जैसे पाइल्स होती है, फिस्टुला होता है जिसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। तो ऐसी ऐसी सारी बीमारियों के लिए धागा कितना काम करता है और ये कैसी टेक्निक को यूज़ करते हैं और ये आयुर्वेद की मानी हुई टेक्निक है। आज डॉक्टर साहब से जानेंगे इस टेक्निक के बारे में कि डॉक्टर साहब कितने लोग कैसे ठीक हो रहे हैं और कितने सालों से आप इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं। देखिए सर, ये जो आपको सिंपल एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, बाकायदा एक ये साइंटिफिकली वैसे बना हुआ थ्रेड है जिसको WHO ने 5-5 साल के कॉन्सेप्ट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एंड BHU यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर कंसेप्ट चले थे। फिस्टुला के अंदर मैं बता रहा हूँ बाकायदा, फिस्टुला जो एक बीमारी है जो लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक छोटी सी फुंसी बन जाती है और एक बाइलोरल साइनस होता है जो हमारा रीढ़ के नीचे जो हड्डी होती है उसके नीचे सैक्रम और नीचे जो हमारी टेल बोन होती है वहाँ पे प्रोटेक्सिस जो एक ज्यादा बालों का होना बॉडी के अंदर वो उसकी वजह से जैसे हाइजीन नहीं रहा, बाल ज्यादा हैं तो एक बाल जो है वो अंदर एक ट्रैक बना देते हैं जो एनल कैनाल के अंदर मतलब एक लैट्रिन के रास्ते तक उसका ट्रैक बन जाता है। वो पाइलोरल साइनस है, इसमें भी उसका WHO ने 98.4 रिजल्ट दिया है, बाकायदा फिस्टुला में भी। और फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है कि ये सर्जरी से बिल्कुल ठीक नहीं होती मॉडर्न में, क्योंकि एक्चुअली ठीक होने का कारण ये है कि ठीक तो कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे ये लैट्रिन के रास्ते से एक छोटी सी एक फुंसी बन जाती है स्टार्टिंग में और पेशेंट की नॉर्मली कंप्लेंट होती है कि एक फुंसी बन गई है और एक उसमें से पानी आता है और वो हम जैसे जानता नहीं है लोग आदमी कहीं से लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली और या मेडिकल स्टोर से भी दवाई ले लेते हैं, कुछ दिन के लिए वो ठीक हो जाता है। आम आदमी जानते हैं कि जैसे कोई बाहर शेव करा रहा है तो वो एक्चुअली आपने देखा होगा कई बार शेव बनाने के बाद दाने निकलाते हैं। और आज से कई साल पहले जो पुराना जमाना होता था, बच्चे जैसे मिट्टी में ज्यादा खेलते थे तो वो बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता था तो इन्फेक्शन बना के आपने देखा होगा बच्चों को छोटे छोटे दाने पैरों पे निकल जाते थे। बचपन में बहुत छोटे फुंसियां बच्चों को निकलती थी, वो किस लिए थी कि वो मिट्टी में खेलते थे, हाइजीन रहते नहीं थे, तो स्टेफिलोकोकाई जो है ना वो इन्फेक्शन यहाँ पे बना लेता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम डेली अपने नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, हम खाने में नमक कितना लेना है, मिर्च कितना लेना है और कौन सा खाना खाना है और कान साफ करने हैं, ब्रश करनी है, लेकिन उस पार्ट को आजकल जो मॉडर्न जमाना आता जा रहा है, खैर मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ और वेस्टर्न में तो ये आजकल पानी भी यूज नहीं करते और वो अपना टिश्यू पेपर लिया उससे साफ करके कर लेते हैं बाकायदा। फिर वहां से एक इन्फेक्शन होके एक टैग बन जाता है और ये टैग कई तरह का होता है। फिस्टुला हमारे हिसाब से 8 से 10 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे खतरनाक जो फिस्टुला होता है उसको हम हॉर्सशू फिस्टुला बोलते हैं। हॉर्सशू का मतलब घोड़ा और शू का मतलब पैर। क्या होता है कि जो लैट्रिन का रास्ता हमारा होता है नलवा से दूर 2 ट्रैक बन जाते हैं क्योंकि रिटेंट करता है, वो घोड़े की तरह नाल बना लेता है क्योंकि दोनों स्फिंक्टर को बीच से करते हुए अंदर तक चला जाता है। लेकिन ये 6 सूत्र 100% इसका रिजल्ट है और जो स्क्लेरोटिक फिस्टुला हो गया, वेसिको वेजिनल फिस्टुला हो गया या स्कोटम फिस्टुला हो गया, देसी बात भाषा में बताऊं तो फिस्टुला मतलब एक फुंसी होती है वो कहीं पे भी हो जाती है। और ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि जो बाहर की जो फुंसी दिखाई दे रही है और उसके एक MRI कराई जाती है। उस MRI से हमें ये पता चल जाता है कि कौन से रीजन में ये अंदर तक कहाँ गया है। हमारी जो लैट्रिन का रास्ता होता है जो हम एनल कैनाल बोलते हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर से ऊपर ये रेक्टम में भी चला जाता है। बट क्या होता है जो लो एनल फिस्टुला है वो मॉडर्न सर्जरी में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो हाई एनल फिस्टुला की मैं बता रहा हूँ जो 3-3, 4-4 ऑपरेशन करा चुके हैं, जिनको बकायदा यहाँ पर लैट्रिन रास्ता रोक के मैंने देखा है कि थैली लगा देते हैं, कोलेस्टमी बोलते हैं उसको, और यहाँ पे लगा के और उसमें स्टूल आता है पेशेंट का और वो जिंदगी भर के लिए वहां से बंद कर देते हैं ताकि ये बीमारी ना है। इसको रोका कैसे जा सकता है? शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण में मैंने आपको अभी बताया था कि पेशेंट को एक छोटी सी फुंसी महसूस होती है, जो हाइजीन नहीं रहते हैं, और दूसरा फिर जो जिनको ज्यादा कब्ज रहती है तो एक इन्फेक्शन इंजुरेट होके बाहर जो हमारा लैट्रिन का रास्ता होता है, जो एनल वर्ज होती है और जो ग्लूटी रीजन होता है, उसके चारों साइड में वो कहीं पे भी हो सकता है। देखने में एक मामूली सी फुंसी लगती है, बट उसको हमें ये देखना है कि हाई एनल है, लो एनल है, डेंटेड लाइन से नीचे है, भाई कितना गहरा गया हुआ है। तो उसके लिए MRI कराई जाती है, एग्जैक्ट पोजीशन लग जाती है, क्योंकि इसकी 2 ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग होती है। मान लीजिए अब किसी को हमने MRI कराया है तो उसको जैसे घड़ी में 9 बजते हैं, ऐसे ही अगर हम लैट्रिन के रास्ते को लेके चलें, जैसे 9 बज गए हैं, 9 बजे में फुंसी बनी हुई है, तो वो वहां से लेके और अंदर तक
वो 11 पे उसकी ओपनिंग है या 10 पे है या 9 पे है या 7 पे है, तो वो एमआरआई में ही पता लगता है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है डॉक्टर साहब? सर इस्तेमाल में इसमें ऐसा होता है कि पहले तो जैसे हम जांच कराते हैं पेशेंट की एमआरआई कि ये यहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, तो फिर हम बाकायदा पेशेंट को जैसे सुन एनेस्थीसिया वगैरह लोकल देके सुन करके और बड़े आराम से इस थ्रेड को डालते हैं और जो इंटरनल ओपनिंग से निकाल के उसको डाल दिया जाता है। मान लीजिए वो ट्रैक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम हर हफ्ते पेशेंट को बुलाते हैं, डेली नहीं बुलाते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो ये आप दिखाई दे रहा पीला पीला, ये इसको लेटेक्स बोलते हैं, ये प्योर आयुर्वेदिक है और ये थ्रेड बनने में 2.5-3 महीने लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 21 कोटिंग होती है। और बायोकेमिस्ट्री ये कहती है कि एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 10.5 है। पीएच वैल्यू इतनी है कि कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता और साथ में इसके कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। और हर बार पेशेंट को जैसे हमने बताया 7 सेंटीमीटर लंबा है तो 7 पे हमने डाला, तो 1 सेंटीमीटर की कटिंग हम लेके चलते हैं थोड़ा टाइट करके, फिर 7 से फिर वो 6 पे आ जाते हैं कटिंग करके, लूज हो जाता है, फिर उसके बाद फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2, ये इस तरह से कट थ्रू होता हुआ आ जाता है। तो कितने टाइम में पेशेंट में आराम आ जाता है? और ये जो पेशेंट्स आए देखिए सर, केस मैंने बताया ना, हाई एनल फिस्टुला है, अब मैंने आपको बताया कि 7 सेंटीमीटर है तो 7 बार, 10 सेंटीमीटर है तो 10 बार। और मॉडर्न सर्जरी में हम इतना ऊपर क्यों नहीं जा पाते? देखिए मैं आम भाषा में बता रहा हूँ, जैसे लैट्रिन के रास्ते में जो है ना, भगवान ने 2 छल्ले बनाए हैं, मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। कई बार इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला होता है, वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न सर्जरी में अगर वो स्फिंक्टर कट गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम कंट्रोल करता है स्फिंक्टर, कि हमें मोशन आया और हमने उसको कुछ देर के लिए रोकना है, तो इसीलिए जो अच्छे सर्जन होते हैं वो उसको काटते नहीं और मना कर देते हैं। उसका फिर अगर मान लो किसी ने काट भी दिया तो उसका साइड इफेक्ट जाके ये आता है कि स्फिंक्टर करने के बाद अनकॉन्टिन्यूस शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट को जैसे टेंडेंसी होगी मुझे लैट्रिन जाना है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये देखिए पाइल्स की 4 स्टेज होती हैं मोस्टली। स्टार्टिंग में पेशेंट को क्या फील होता है कि कोई छोटा सा दाना कहीं ब्लीडिंग कर गया, कोई दर्द हो गया या कुछ हो गया, पेशेंट उस टाइम पे उसको महसूस नहीं करता। आम दवाई लेके नॉर्मली वो ब्लीडिंग रुक गया थोड़े दिन के लिए, उसको लगता है कि आराम है और डॉक्टर ने दवाई दी है। फिर आजकल खान पान हम क्या खा रहे हैं, कैसी चीज़ें खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं, समय सबसे मतलब आजकल ऐसा आ गया है कि लोग बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो गया, कुछ एग्जाइटी इतनी हो गई है। कुछ लॉकडाउन के बाद मैंने केसेस ज़्यादा बढ़ते देखे कि लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं, टाइम से नहीं खा पा रहे, फाइबर्स नहीं ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। आप में और मेरे में मुझे ये बताइएगा कि 6 बजे के बाद कौन खाना खाता है? सभी खाते हैं। प्रकृति ने क्या कहा है, जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, वो 6 बजे से पहला खाना खा के अपना वो कर लेते हैं। लेकिन क्या है, अब हमने खाना खाया, किस टाइम खाया, क्या खाया? आप रात को 11 बजे खाना खा रहे हो, 9 बजे खा रहे हो सकता है आपने दोपहर को नहीं खाया। तो हमारा जो पाचन जो क्रिया है ना, बेरियम मील्स एक टेस्ट होता है कि यहाँ से डाल के और रेक्टम तक पचने में कितने घंटे लगते हैं। 8 से 10 घंटे लग जाते हैं उसको पचने में। लेकिन वो 11 बजे तो खाना खा रहा है, 12 बजे सो रहा है, 4-5 बजे सोचता है कि पोट, लेकिन वो क्लियर पेट नहीं हो पाता। उसकी वजह से फिर वो फर्स्ट ग्रेड पाइल्स दाने स्टैंडिंग से, जोर से, कब्ज से और मैदे वाली चीज़ें, जंक फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उससे फिर फर्स्ट ग्रेड के पाइल मास बन जाते हैं। और मैं पाइल्स को सबसे पहली बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये पाइल्स कोई बीमारी नहीं है, दिस इज द डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर है। आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, क्या खाया, उसकी वजह से ये बीमारी बनती है। अदरवाइज इसका कोई ऐसा मेन वो नहीं है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप फास्ट फूड किस चीज़ को बोलते हैं? जो हम बताइए। बाहर से जो खाते हैं उसको फास्ट फूड। आप यही सोचते हो ना कि एक रॉ मटेरियल आधा तैयार है और उसको हमने गर्म कर लिया और वो फटाफट आ गया। फास्ट फूड यही नहीं है सर, ये जंक फूड है। फास्ट फूड हमारे लिए हमारी किचन है। मान लो अभी घर में खाना नहीं है तो हमारे सामने डाइनिंग टेबल पे फल रखा है, केला रखा है, अमरूद रखा है या फ्रिज में दूध रखा है, उसको वो फास्ट फूड है। और ये जितना भी जंक फूड आ रहा है, ये जो आजकल चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 5 साल से लेके और 90 साल तक के पेशेंट में ये रोग मैंने देखे हैं। दूसरी पाइल्स के बारे में बता रहा हूँ, एक थ्रोम्बोस पाइल्स और होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए
पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल साधु संत है, जिन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी मसाले नहीं खाए। वो थ्रोम्बोज पाइल्स क्या होता है कि आदमी आराम से रात को खाना खा के सो गया और वो सुबह टॉयलेट गया तो उसको लगता है कि एक तरह से फूल के पाइल मास कैसे आ गया, तो उसको एक सीवियर पेन होता है पेशेंट को। गोली खाने के बाद भी उसको बैठने में उठने में भी दिक्कत होती है, और वो स्टूल के लिए उसका एक ऐसा फोबिया हो जाता है कि मैं खाना खाऊंगा तो दर्द होगा, तो मैं वो लेटरिन भी नहीं, मतलब खाना भी नहीं खाता इस वजह से। एक फिशर होती है, फिशर में क्या होता है कि लेटरिन के रास्ते में कॉन्स्टिपेशन से कट लग जाता है। पहले तो सुपरफिशियली लगता है, आदमी थोड़े परहेज कर लिए, डॉक्टर के पास चला गया, थोड़े दिन किए, फिर मान लो फिर कब्ज हो गया। जब वो फिशर एपिथेलियल लेयर तक कट जाता है, तीनों लेयर तक कट जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत बर्निंग होती है। मतलब कई बार तो मैंने ये देखा है कि गोली खाने के बाद भी पेशेंट का दर्द नहीं जा रहा है। क्या दिक्कत थी, कब से प्रॉब्लम थी? उसके कट लगी हुई थी, मतलब 2 महीने से परेशान था वो। हाँ, मैडम 2 मिनट में ही ठीक होकर गया, वो इंजेक्शन लगा था। राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से आया, करौली से। एक पेशेंट तो इतना बीमार हो गया था कि उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। काफ़ी जगह हमने दिखाया उनको, और बाकी वो तो आत्महत्या तक की भी सोच लिया था जी उसने। सही नहीं हुआ तो फिर हमने किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है बहुत अच्छा इलाज करते, स्वामी सत्यानंद अस्पताल लेके जाओ और वहाँ पे इलाज कराओ आप। तो सर फिर हम यहाँ पे उनको लेके आए तो डॉक्टर साहब ने इतने, और आज वो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कितना पेन था और कैसे आप यहाँ पर आए? जब मैं आया था तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन था, अनलिमिटेड पेन था मेरे को, बर्दाश्त से बाहर। ठीक है, तो मैं आया सर के पास, सर ने मेरे को बताया और मैंने इलाज करवाया, तो वही 2 से 3 से 4 मिनट लगे थे, मेरे को पेन पूरा ख़त्म हो गया था। आपको कौन सी स्टेज थी और क्या, कौन सा लेवल पे क्या था? मेरे को फिशर था और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल दिक्कत थी मेरे को ज़्यादा ही, तो वो मैं ठीक हूँ फिलहाल, 1 हफ्ते से ज़्यादा। कितने टाइम आपको प्रॉब्लम रही और कैसे आपको पता लगा यहाँ पर आने का? मेरे को 6-7 महीने से प्रॉब्लम थी, और मेरे को एक रिलेटिव्स ने, हमारे यूपी से रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया था। सन 99 से जो है मेरा गुड़गांव में अपना हॉस्पिटल है, और एक्चुअली बीच में रिसेंटली एक ट्रेजेडी होगी। लॉकडाउन में मेरे फादर साहब 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए, क्योंकि 18 साल से मैं सिर्फ यहाँ पे जो मैंने आपको ये छाछ सूत्र वगैरह जो दिखाया है, जो फिस्टुला बार बार ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा हो जाता है, 3rd ग्रेड के पाइल मास हैं, ऑपरेशन से बचा दिया जाता है, ठीक है, वो मैं बुधवार को करता था। बस ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमारे फादर साहब नहीं रहे, तो फिर मैं अब लगातार यहाँ समय देता हूँ, और हमारी यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती। रेजिडेंस भी हमारा यहीं है, पेशेंट को रात को रुकने की व्यवस्था है, और हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कौन सा रूम चाहिए, बेड चाहिए, इसका 2000 रुपये चार्ज होगा। ऐसी कोई भी वो नहीं है कि भाई आप उनसे पेशेंट का चार्ज लेगा, और अननेसेसरी कोई टेस्ट नहीं कराया जाता हमारे यहाँ पे। जो ज़रूरत होती है जिस चीज़ की वो टेस्ट कराया जाता है। फिर मैं ये गारंटी देता हूँ, मेरे करने के बाद, इलाज करने के बाद कहीं भी ये दोबारा अगर ये दिक्कत आ जाती है, निःशुल्क इलाज किया जाता है। और दूसरी बात आप बता रहा हूँ आपको, जो दिव्यांग हैं, किसी की आँखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कटे हुए हैं, एम्पुटेशन हो रखा है, पैरालाइज्ड है, उससे हम कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है दिव्यांग का। सेंटर सर हमारा ये फरीदाबाद में है, स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, और ये सेक्टर 7 में पड़ता है, और एस्कॉर्ट मोजेसर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से 800 मीटर दूर पे ये 7-10 के चौक पे पास। तो अगर किसी को आपसे इलाज करवाना हो तो सबसे पहले फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेगा या कैसे, अगर दूर से अगर कोई आना चाहे आपके पास? हाँ सर, हमारे पास पेशेंट देखिए 24 घंटे अस्पताल खुलता है, हमारा रेजिडेंस हमारा सारा यहीं है। तो ये दोनों नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप और कोई भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एनोरेक्टर सर्जन हूँ मैं, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है, और मैं HOD ऑफ द स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, और 19 ईयर्स का मुझे अपना एक्सपीरियंस है इस लाइन का।